नमस्ते एंड वेलकम टू शॉम। इस वीडियो में हम कुछ रीसेंट जियोपॉलिटिकल डेवलपमेंट्स डिस्कस करेंगे। सबसे पहले टर्किश प्रेसिडेंट अर्दोआन के लेटेस्ट स्टेटमेंट को देखते हैं। मिस्टर अर्दोआन लगातार इजराइल के गाजा और लेबनान में अटैक्स को सीवियरली क्रिटिसाइज करते आए हैं। अभी रिसेंटली उन्होंने काफी बड़ा स्टेटमेंट दिया है कि अगर यूनाइटेड नेशंस सिक्योरिटी काउंसिल इजराइल के अटैक्स को रोक नहीं पा रही है तो यूनाइटेड नेशंस जनरल असेंबली को इजराइल के अगेंस्ट फोर्स इस्तेमाल करने की रिकमेंडेशन देनी चाहिए। इससे आप समझ सकते हैं कि इस समय टर्की और इजराइल के रिलेशंस कितने खराब हो चुके हैं। यहाँ तक कि वॉर में इजरायली एक्शंस के रिस्पॉन्स में टर्की ने इजराइल के साथ ट्रेड करना बंद कर दिया है। टर्की इस बात का भी समर्थन करता है कि इजराइल पर वॉर क्राइम्स के लिए वर्ल्ड कोर्ट में केस चलाया जाना चाहिए। मिस्टर अर्दोआन पैलेस्टीन के लिए जस्टिस डिमांड कर रहे हैं। वो काफी बार पैलेस्टीन के लिए अपना सपोर्ट जाहिर कर चुके हैं और अब वो ओपनली कह रहे हैं कि पीस को रिस्टोर करने के लिए यूनाइटेड नेशंस जनरल असेंबली को स्टेप इन करना चाहिए और इजराइल के अगेंस्ट फोर्स के इस्तेमाल को ऑथराइज करना चाहिए। बिकॉज प्रेसिडेंट अर्दोआन का मानना है कि अगर अभी भी इजराइल को नहीं रोका गया तो वो जल्द ही और मुस्लिम कंट्रीज को भी टारगेट करने लगेगा। इसलिए वो चाह रहे हैं कि मुस्लिम कंट्रीज और इंटरनेशनल कम्युनिटी साथ आएं और इजराइल के अगेंस्ट एक्शन लें। नेक्स्ट डेवलपमेंट कश्मीर को लेकर है। रिसेंटली मलेशिया के पीएम अनवर इब्राहिम पाकिस्तान गए थे, जहां उन्होंने अननेसेसरीली भारत की टेरिटरी को लेके स्टेटमेंट दिया। उनका कहना था कि वो कश्मीर इशू पर यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल के रेजोल्यूशन को सपोर्ट करते हैं। यहाँ 75 साल पुराने 1948 के यूएनएससी रेजोल्यूशन की बात हो रही है। ये वही आउटडेटेड रेजोल्यूशन है जो कश्मीर में प्लेबिसाइड की बात करता है। प्लेबिसाइड मतलब कश्मीर के लोग डायरेक्टली वोट करके ये डिसाइड करें कि उन्हें भारत और पाकिस्तान में से किसका हिस्सा बनना है, जिसका सवाल ही पैदा नहीं होता है। डिसाइड क्या करना है? जब कश्मीर भारत का इंटीग्रल और इनसेपरेबल पार्ट है, कश्मीर के लोग भारतीय हैं, तो प्लेबिसाइड किस बात की करनी है? कश्मीर के महाराजा ने इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन पर साइन किया और कश्मीर लीगली भारत का हिस्सा बना। पाकिस्तान का कश्मीर पर किसी भी तरह का क्लेम इलीगल है। कश्मीर इज इंडियन टेरिटरी, तो प्लेबिसाइड की बात तो टोटली इररिलेवेंट है। इसका कोई मतलब ही नहीं है। हाँ, अगर बात करनी ही है तो सिर्फ इस पर की जाएगी कि पाकिस्तान ने जो कश्मीर का हिस्सा इलीगली ऑक्यूपाई कर रखा है उसे वो कब वेकेट करके भारत को हैंडओवर कर रहा है। मोरओवर, ये भारत और पाकिस्तान का बायलैटरल इशू है, आपस में डायरेक्टली रिजॉल्व किया जाएगा। किसी भी थर्ड पार्टी इंटरफेरेंस या इंटरवेंशन की आवश्यकता बिल्कुल नहीं है। मलेशिया के प्रीवियस पीएम महाथीर मोहम्मद के कश्मीर इशू में इंटरफेयर करने की वजह से पास्ट में भारत और मलेशिया के संबंध खराब हुए थे। अब जब प्रेजेंटली मिस्टर अनवर इब्राहिम के अंडर मलेशिया के भारत के साथ टाइज रीसेट हो रहे हैं, तो ऑनेस्टली इस समय मलेशियन पीएम का ये स्टेटमेंट टोटली अननेसेसरी था। नेक्स्ट बात करेंगे चागोस आइलैंड्स की। एक मेजर डेवलपमेंट में यूके ने मॉरिशस को चागोस आर्किपेलागो लौटा दिया है। लंबे समय से यूके और मॉरिशस के बीच चागोस आइलैंड्स की सोवेरेनिटी को लेकर डिस्प्यूट चल रहा था। 1968 में मॉरिशस को ब्रिटिश रूल से आजादी मिली थी, बट इंडियन ओशन में चागोस आइलैंड्स की स्ट्रेटेजिक लोकेशन को देखते हुए यूके इस पर अपना कंट्रोल बनाए रखना चाहता था। तो आजादी देने से पहले यूके ने चागोस आइलैंड्स को इलीगली मॉरिशस से सेपरेट करके ब्रिटिश इंडियन ओशन टेरिटरी बना दिया। 1960s और 1970s में लोकल पॉपुलेशन को फोर्सिबली यहाँ से एक्सपेल कर दिया गया क्योंकि यहाँ पे मिलिट्री बेस बनाना था। चागोस आर्किपेलागो में 50 से ज्यादा आइलैंड्स हैं, जिनमें सबसे बड़ा और सबसे सिग्निफिकेंट है डिएगो गार्सिया। यहाँ पर इवेंचुअली मिलिट्री बेस बनाया गया, जिसे आज भी यूके और यूएस जॉइंटली ऑपरेट करते हैं। ये बेस यूएस को इंडियन ओशन, मिडिल ईस्ट, साउथ ईस्ट एशिया और अफ्रीका जैसे इंपॉर्टेंट रीजन्स में मिलिट्री रीच प्रदान करता है। तो आप समझ सकते हैं कि ये बेस कितना क्रूशियल है और इसलिए मॉरिशस के इंडिपेंडेंस के बाद भी चागोस आइलैंड्स ब्रिटेन की ओवरसीज टेरिटरी बने रहे। बट इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस के साथ साथ यूनाइटेड नेशंस जनरल असेंबली और इंटरनेशनल ट्रिब्यूनल फॉर द लॉ ऑफ द सी ने भी चागोस आइलैंड्स पर मॉरिशस के क्लेम को सपोर्ट किया
और यूके के ऑक्यूपेशन को इलीगल बताया। फाइनली इंटरनेशनल प्रेशर के चलते यूके अब अपनी लास्ट अफ्रीकन कॉलोनी को गिव अप करने के लिए तैयार हो गया है। अब चागोस आइलैंड्स मॉरिशस को लौटा दिए जाएंगे, हालांकि डिएगो गार्सिया मिलिट्री बेस पर यूएस का कंट्रोल बना रहेगा। फोर्सिबली एक्सपेल किए गए आइलैंडर्स यदि चाहें तो डिएगो गार्सिया को छोड़कर बाकी आइलैंड्स में अब लौट सकते हैं। भारत कंसिस्टेंटली चागोस आइलैंड्स पर मॉरिशस के क्लेम को सपोर्ट करता आया है और भारत ने मॉरिशस के डीकोलोनाइजेशन को वेलकम किया है। फाइनली आज का लास्ट टॉपिक है चाइना का यूएस के अगेंस्ट लेटेस्ट कदम, जिसमें चाइना ने एक अमेरिकन क्लोथिंग कंपनी के ऊपर इन्वेस्टिगेशन लॉन्च कर दी है। आपने केल्विन क्लाइन और टॉमी हिलफिगर ब्रांड्स के बारे में सुना होगा। इन ब्रांड्स की पेरेंट कंपनी है फिलिप्स वैन ह्यूसेन कॉर्पोरेशन, शॉर्ट में PVH। ये अमेरिकन कंपनी उन वेस्टर्न कंपनीज में से एक है जिन्होंने चाइना के शिनजियांग रीजन से आने वाले कॉटन को बैन कर रखा है, क्योंकि इन कंपनीज का मानना है कि चाइना यहाँ पर कॉटन की कल्टीवेशन में फोर्स्ड लेबर करवाता है। यहाँ पर रहने वाले वीगुर मुस्लिम्स के अगेंस्ट डिस्क्रिमिनेशन और फोर्स्ड लेबर की रिपोर्ट्स की वजह से बहुत सी वेस्टर्न कंपनीज ने शिनजियांग रीजन के रॉ मटेरियल्स को बॉयकॉट कर रखा है। जाहिर है चाइना को इससे लॉस होता है। अब तक तो चाइना बस खुद को डिफेंड करता था, ह्यूमन राइट्स एब्यूजेस के आरोपों को डिनाई करता था, लेकिन अब वो एक स्टेप फर्दर जाके उन सभी कंपनीज के अगेंस्ट एक्शन ले रहा है जो चाइना के अनुसार नॉर्मल मार्केट ट्रांजैक्शन प्रिंसिपल्स को वायलेट कर रही हैं और चाइना के इंटरेस्ट्स को डैमेज कर रही हैं। ऐसी कंपनीज को चाइना अनरिलायबल एंटिटी लिस्ट में डाल रहा है, जिसके बाद इन्हें चाइना में ट्रेड और इन्वेस्ट करने से रेस्ट्रिक्ट किया जाएगा और इन पर फाइन इम्पोज किया जाएगा। कुछ टाइम से हमें देखने को मिल रहा है कि यूएस और चाइना आपस में एक दूसरे की इकोनॉमी को टारगेट करने की कोशिश कर रहे हैं। PVH के अगेंस्ट एक्शन यूएस और चाइना की राइवलरी का एक और एग्जाम्पल है। तो ये थे कुछ लेटेस्ट जियोपॉलिटिकल इवेंट्स। कमेंट सेक्शन में अपना फीडबैक दीजिएगा। नेक्स्ट वीडियो में हम और जियोपॉलिटिकल अपडेट्स कवर करेंगे। स्टे ट्यून्ड एंड टेक केयर।